नमस्कार साथियों, मैं रोशन कुमार आप लोगों को के लिए लेके आया हूँ हमारा YouTube चैनल कार्ड गुरु, जहाँ हम लोग क्रेडिट कार्ड के बारे में प्रॉपर नॉलेज लेंगे। तो इसी क्रम में आज जो हमारा पहला वीडियो है वो है जो हमारे नए लोग जुड़ते हैं, SBI कार्ड सेल करना चाहते हैं, पहले से कर रहे हैं या फिर किसी DSA या फिर किसी सेल्स टीम के साथ SBI कार्ड सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो उनके लिए हमारा एक बेसिक नॉलेज जर्नी हम आप लोग को प्रोवाइड करेंगे। ख़ास करके ये उन लोगों के लिए काफ़ी वैल्यूबल होगा जो LG मॉडल पे, SBI के LG मॉडल पे काम करते हैं। एक्चुअली होता क्या है, LG मॉडल DSA के थ्रू रन होता है। इसमें क्या होता है, रोज़ नए लोग आते हैं, नए लोग जुड़ते हैं। कई बार एक लोग होते हैं, एक एम्प्लॉय होते हैं, 2 एम्प्लॉय होते हैं, 4 एम्प्लॉय होते हैं। तो ख़ास करके उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना हमारे DSA के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक A to Z वीडियो बनाया है आप लोग के लिए, ताकि अगर आप लोग कोई DSA रन कर रहे हो या फिर अपनी छोटी टीम चला रहे हो तो आप उनको इस वीडियो के थ्रू एक बेसिक नॉलेज प्रोवाइड कर सको, ताकि एटलीस्ट वो अपना काम स्टार्ट कर सके, ठीक है। तो हम जो आज आप लोग को ये वीडियो दिखा रहे हैं, इसका मकसद ही यही है कि हम बेसिक तरीके से शॉर्ट में, ठीक है, एक ज़रूरी नॉलेज गेन कर सकें, ठीक है, जिसके बाद हम अपना काम स्टार्ट कर सकें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो 1 मिनट, हाँ चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा जो ये वीडियो होगा ये 3-4 स्टेज में होगा, जहाँ पे हम सबसे पहले तो ये जानेंगे कि हम कस्टमर की पहचान कैसे करें, क्योंकि जब हम या तो टेलीकॉलिंग मोड में काम करते हैं या फिर ओपन मार्केट सोर्स करते हैं, दोनों ही केस में हमें सबसे इम्पोर्टेंट, हमें सबसे ज़रूरी है हमें अपने कस्टमर की पहचान करना। वो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम भीड़ में से हमें कस्टमर को ढूंढना थोड़ा सा तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हमें बेसिक नॉलेज और बेसिक जानकारी हमें प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद हमारा होता है कि एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या होगा, ठीक है। अगर हमने कस्टमर से बात कर ली, हमें बेसिक नॉलेज पता है, कस्टमर से हमने बात की उसके अकॉर्डिंग कि हाँ ये कस्टमर हमारा टारगेट हो सकता है, तो उसके बाद उसको प्रोसेस करना, किस तरीके से हम उस एप्लीकेशन को प्रोसेस करेंगे उसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा सरोगेट पार्ट, KYC पार्ट, ठीक है। इसके बाद डिप कॉल वगैरह होता है, फिर हमारा फाइनल प्रोसेस के लिए एप्लीकेशन आगे चला जाता है, ठीक है। और फिर 5 to 20 डेज़ का वर्किंग डेज होता है, वर्किंग डेज का हमारा प्रोसेस टाइम होता है, उसमें कस्टमर के प्रेजेंट एड्रेस पे कार्ड डिलीवर हो जाता है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमने जैसे कि बताया कि हमारा टारगेट कौन है, ठीक है। सेल्स की शुरुआत हमारा कस्टमर कौन है, ठीक है। तो हम टारगेट कैसे करेंगे, किसे टारगेट करना है, कहाँ से बिज़नेस निकलेगा, सही फोकस अगर आपका होता है तो आपका बेहतर अप्रूवल रेट भी होता है। आप अगर 10 कस्टमर को सोर्स करते हैं तो 10 में से 8-7 कार्ड बन जाते हैं, लेकिन अगर वही आपका टारगेट और नॉलेज बेस्ड सोर्स नहीं होता है तो आप 10 एप्लीकेशन सोर्स करते हैं, 10 एप्लीकेशन कस्टमर को एग्री करते हैं, लेकिन आपका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं मिल पाता आपको। जैसे आपको क्या होता है, आपके अंदर सेल्स को लेकर के थोड़ी सी मोटिवेशन की कमी हो जाती है, और वहीं अगर आपने 10 कस्टमर को सोर्स किया और 10 में से 5, 6, 7 आपने डन कर लिए, तो आपका एक मोटिवेशन अपर लेवल पे होता है और आपको काम करने में भी मज़ा आता है। तो हमने यहाँ पे कुछ चीज़ें, एक बेसिक लाइन मैंने क्रिएट किया है जहाँ से आपको ये आइडिया लग जाएगा कि हम कस्टमर को किसे हम टारगेट करें, किस तरह के कस्टमर को हम ढूंढ के लाएं, किस तरह के कस्टमर को हम फ़िल्टर करें, या चाहे हम फ़ोन कॉल्स पे होते हैं। तो अगर हमें ये आइडिया शुरुआत में ही लग जाए, ठीक है, तो शायद हम उस फुल एनर्जी के साथ उस कस्टमर पे फोकस कर पाएंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें पता ही नहीं होता है कि हम तो कस्टमर पे मेहनत किए जा रहे हैं, हम कस्टमर से बात किए जा रहे हैं, आगे कस्टमर हमारे क्राइटेरिया को फुलफ़िल करेगा नहीं करेगा, तो फिर थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है। इसलिए आपको अगर ये बेसिक चीज़ें पता हो, जो कि ये बेसिक चीज़ें हैं, बेसिकली हम ये देख के चलते हैं कि कम से कम जो कस्टमर की इनकम है हम उसको देखते हैं बैंक स्टेटमेंट के थ्रू। तो पहला क्राइटेरिया यही बनता है कि कस्टमर के अकाउंट में 20,000 क्रेडिट हो रहा हो पिछले लास्ट 3 मंथ में,
यानी कि अगर अभी हमारा मंथ चल रहा है अप्रैल चल रहा है, तो यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च, इस 3 मंथ में कस्टमर के अकाउंट में 20,000 का क्रेडिट हो रहा हो। अब देखो, क्रेडिट दोनों तरीके से हो सकता है। अगर बंदा सैलरीड है तो सैलरी से भी आ सकता है, बंदा सेल्फ एम्प्लॉयड है तो उसने अपना कोई सेविंग अकाउंट ओपन कर रखा होगा और उस सेविंग अकाउंट में अपना जो भी मंथली सेविंग होता है उसे डाल रहा होगा, या कहीं से कोई बैलेंस आ रहा होगा उसके अकाउंट में। तो कहने का मतलब 20,000 का जो है क्रेडिट अगर लास्ट 3 मंथ में हो रहा है, साथ में एक कंडीशन और है कि 10,000 रुपये से अकाउंट मंथली मेंटेन हो रहा हो। 10,000 से मेंटेन का मतलब ये होता है कि मंथ के शुरुआत में यानी 1 तारीख को अकाउंट में 10,000 रुपये पड़ा होता हो और मंथ के एंड में यानी 30 तारीख को अकाउंट में 10,000 रुपये पड़ा होता हो। ठीक है, तो हम इसे मान के चलेंगे कि 10,000 रुपये से अकाउंट मेंटेन हो रहा है। बीच में कम ज़्यादा हुआ उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन 10,000 का मेंटेन अकाउंट को चाहिए होता है लास्ट 3 मंथ में। अब एक और बात आती है, अगर कस्टमर का सिबिल है, मतलब कस्टमर के पास पहले से कोई क्रेडिट कार्ड है या कस्टमर का अच्छा सिबिल है, तो उस केस में 5,000 से भी अगर अकाउंट मेंटेन हो रहा है तो उस कस्टमर को हम मान के चलेंगे कि वो हमारे लिए टारगेटेड कस्टमर है। तो यहाँ पे हमें 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है, पहला कि 20,000 का क्रेडिट अकाउंट में हो रहा है और दूसरा 10,000 रुपये से अकाउंट मेंटेन हो रहा है। ठीक है, अगर ये चीज़ें नहीं हैं या हमें पता नहीं चल पा रहा है तो एक तीसरा और क्राइटेरिया है, अगर बंदा सैलरीड है तो उसकी सैलरी 25,000 से 30,000 के बीच है, तो उसके बेस पे भी हम कस्टमर को कार्ड के लिए एलिजिबल समझ के आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ें ध्यान रखने की चीज़ होती है कि हमारा एज लिमिट, हमारे किसी भी बैंक के लिए एज लिमिट एक फैक्टर होता है कि वो किस एज ग्रुप को कार्ड प्रोवाइड करेगा। तो सैलरीड केस में हमारा वो फैक्टर है 21 to 60 ईयर्स, यानी 21 साल से कम नहीं होना चाहिए और 60 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए सैलरीड केस में। और अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है बंदा तो 25 ईयर से 65 ईयर का क्राइटेरिया है, यानी 25 साल से नीचे नहीं होना चाहिए और 65 साल से ज़्यादा उस कस्टमर की एज नहीं होनी चाहिए अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। ठीक है, ये क्राइटेरिया आपको पता चल ही गया। इसमें आपको ये ध्यान रख के चलना है कि अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है और उसका अभी 25 ईयर्स होने में 1 दिन भी बचा हुआ है, तो अगर आपने उस एप्लीकेशन को लॉगिन किया तो सिस्टम जनरेटेड ही वो डिक्लाइन हो जाएगा, वो एज प्रोफाइल में डिक्लाइन हो जाएगा, क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयड केस में हमारा एज मिनिमम 25,000 होना चाहिए। सेम उसी तरह सैलरीड केस में 21 से अगर 1 दिन भी नीचे हुआ या 60 साल से 1 दिन भी ज़्यादा हुआ तो हमारा एप्लीकेशन डिक्लाइन हो जाएगा एज में। तो इस बात का आप लोग को खास ध्यान रख के चलना है। ठीक है, अब आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जहाँ तक बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में हमने आपको पहले भी बताया कि 20,000 रुपये हर मंथ अकाउंट में आना चाहिए, 10,000 से अकाउंट मेंटेन होना चाहिए, सिबिल है तो 5,000 से मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, या फिर अगर कस्टमर सैलरीड है और अकाउंट में 25,000 से 30,000 के बीच सैलरी आती है तो उसके सैलरी स्लिप और बैंक स्टेटमेंट के बेस पे ही हमारा आगे प्रोसेस हो जाता है। इसको हम लोग एक्चुअली टेक्निकल भाषा में सरोगेट बोलते हैं। ठीक है, कि किस सरोगेट के बेस पे हम कस्टमर को सोर्स कर रहे हैं। ठीक है, आपको अगर ये नॉलेज होगा पहले से तो आप जब कस्टमर से बात कर रहे होते हो तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इस कस्टमर को हम किस किस सरोगेट पे सोर्स कर सकते हैं। हो सकता है कोई कस्टमर तीनों सरोगेट में एलिजिबल हो सकता है कोई कस्टमर सिर्फ एक सरोगेट में एलिजिबल हो सकता है किसी कस्टमर के लिए बैंक स्टेटमेंट के थ्रू या फिर जो हमारा ये पहला और दूसरा सरोगेट हमने बताया उसमें कस्टमर अपने आप को कंफर्टेबल नहीं फील कर रहा हो, वो फिजिकल डॉक्यूमेंट देना ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहा हो, तो हम जा सकते हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग को ये ध्यान लेके चलना है कि जो डिजिटल प्रोसेस होता है वो ज़्यादा बेटर होता है कंपेयर टू फिजिकल प्रोसेस से। ठीक है, साथ ही आपको कुछ और चीज़ों का ध्यान रखना होता है, क्योंकि हर किसी बैंक के लिए ना कुछ निगेटिव प्रोफेशन होते हैं। बैंक क्या, आप ऐसे भी अगर अपने कॉमन सेंस के बेस पे भी देखें तो कुछ डेजिग्नेशन ऐसे होते हैं जो निगेटिव होते हैं, जैसे आप ड्राइवर हो गया, ऑपरेटर हो गया, आपका चपरासी हो गया, या फिर कोई ऐसा छोटा डेजिग्नेशन, ठीक है, जहाँ पे जिनकी इनकम काफ़ी लो मानी जाती है या फिर अनस्टेबल मानी जाती है, तो ऐसे डेजिग्नेशन को हम लोग निगेटिव डेजिग्नेशन, निगेटिव प्रोफेशन बोलते हैं। उसकी एक लिस्ट होती है प्रॉपर, वो जो भी आपके सीनियर्स होंगे आप उनसे वो लिस्ट ले सकते हो या आप उनसे मतलब आइडिया ले सकते हो कि कौन कौन सा डेजिग्नेशन निगेटिव होगा। ठीक है, हम अभी डिटेल्स में यहाँ इन चीज़ों पे चर्चा नहीं करेंगे, इसके लिए हम अलग से आप लोग को वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, तो आप लोग
अलग से हमारे नेक्स्ट वीडियो या आने वाले वीडियो में आप लोग कमेंट्स वगैरह करोगे तो उसके बेस पे हम आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम और भी वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है। निगेटिव डेजिग्नेशन, निगेटिव प्रोफाइल आप समझ गए। निगेटिव एरियाज़ भी होते हैं, बहुत सारे एरिया ऐसे होते हैं जो कि या बहुत ही मतलब इंट्रायर एरिया में होते हैं या फिर बिल्कुल ही विलेज एरिया होते हैं जहाँ पे हमें बैंक कार्ड प्रोवाइड करना जो रिस्क टीम होती है वो अप्रूवल नहीं देती है। तो ऐसे एरिया को हम लोग निगेटिव एरिया कहते हैं जहाँ पे हम कार्ड सोर्स नहीं करते हैं। तो इन एरिया को हमें फ़िल्टर करके चलना है। मतलब ऐसे कस्टमर को जब हम कस्टमर से बात करते हैं, डिटेल्स लेते हैं, एड्रेस लेते हैं, अगर वो पिन कोड निगेटिव एरिया में आ रहा है या फिर वो एरिया निगेटिव एरिया आ रहा है तो हमें ऐसे कस्टमर को अवॉइड करना है, दूसरे कस्टमर पे फोकस करना है। ठीक है। इसके बाद हमने तो डिसाइड कर लिया कि कौन सा कस्टमर एलिजिबल है, कस्टमर किसका हम अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारे बैकग्राउंड में चलता रहेगा। एक्चुअल में जो हमें कस्टमर के सामने प्रेजेंट करना होता है वो हमारा प्रोडक्ट होता है जिसको हमें कस्टमर को सेल करना होता है। एक्चुअल आप ये चीज़ अगर अच्छे तरीके से प्रोडक्ट के बेनिफिट्स को कस्टमर को समझाना और कस्टमर के लिए कौन सा प्रोडक्ट बेटर है, अगर ये चीज़ आपको बेहतर तरीके से पता होगा तो आपके लिए कस्टमर को कार्ड के लिए एग्री करना ज़्यादा आसान हो जाता है। और आगे भी लाइफ में कस्टमर के लिए भी बेटर होता है कि कस्टमर को अगर आप सही कार्ड प्रोवाइड कराते हो तो कस्टमर हमेशा उससे बेनिफिट लेता है। और जब कस्टमर बेनिफिट लेता है तो हमेशा हैप्पी रहता है। कल को आप रेफरेंस के लिए कॉल करते हो, कल को आप किसी भी अपने टारगेट को अचीव करने के लिए कस्टमर से बात करना चाहते हो कि सर आप अपने परमिसेस में मुझे परमिशन दिला दो, या फिर आप अपने फ्रेंड सर्कल, अपने फैमिली सर्कल में किन्हीं का कार्ड अप्लाई करना है तो वो करवा दो, तो वो काफ़ी हेल्पफुल होता है अगर आपने कस्टमर को बेटर प्रोडक्ट दिया है। देखो हर कस्टमर के लिए हर प्रोडक्ट सूट नहीं करता, इसीलिए हमारे बैंक ने भी कई सारे कार्ड ऑप्शन बना रखे हैं। लेकिन ये मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आपको इस छोटे से वीडियो में मल्टीपल ऑप्शंस को बताना काफ़ी डिफ़िकल्ट है मेरे लिए। तो अभी आप लोग ये सोच के चलो कि हम जो आपको प्रोडक्ट बता रहे हैं, हम 2 डिफरेंट प्रोडक्ट बता रहे हैं और लगभग प्रोडक्ट सेम है लेकिन कैटेगरी वाइज डिफरेंट है। ठीक है। हमारा जो 2 कार्ड है, फेमस कार्ड है काफ़ी, सिंपली सेव और सिंपली क्लिक कार्ड। सिंपली सेव कार्ड बेसिकली उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जिनका मैक्सिमम ट्रांजैक्शन ऑफलाइन होता है। कहने का मतलब अगर कोई कस्टमर रिलायंस, विशाल मेगा मार्ट या गुप्ता जनरल स्टोर से अपना ग्रॉसरी परचेज करने निकलता है तो कई बार वो बाकी चीज़ें भी ऑफलाइन मोड में ही कर लेता है। तो कहने का मतलब ऐसा ये है कि आप ऐसे कस्टमर जिनका डेली यूजेस लाइक डिपार्टमेंटल ग्रॉसरी वगैरह ऑफलाइन स्टोर से होता है तो ऐसे कस्टमर को आप सजेस्ट करें कि उनके लिए सिंपली सेव कार्ड ज़्यादा बेटर है। सेम वहीं पे अगर कोई कस्टमर मैक्सिमम ट्रांजैक्शन अपना ऑनलाइन करता है, मतलब कि जैसे कि आप जेप्टो हो गया, ब्लिंकिट हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, फ्लिपकार्ट मिनट्स हो गया, इन सारे ऑनलाइन इन सारे प्लेटफॉर्म से अपना ग्रॉसरी वगैरह परचेज करता है तो इसका मतलब ये है कि कस्टमर छुट्टी के दिन भी बाहर कम ही निकलता होगा और ऐसे केस में उसका ज़्यादा ट्रांजैक्शन ऑनलाइन मोड में ही होगा। तो अगर आपने कस्टमर को देखते हुए कार्ड कस्टमर को दिया है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट एक्यूमुलेट होगा, उससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा और उसके लिए भी बेटर होगा और आपके लिए भी बेटर होगा। कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं दोनों कार्ड में कॉमन है, इसको आप कॉमनली समझ लो, आप दोनों कार्ड के साथ ऐड करके बता सकते हो। फ्यूल सरचार्ज वेवर हमारे दोनों कार्ड में है। किसी भी पेट्रोल पंप से पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेंट अगर कस्टमर फिल कराता है तो उसमें आपको फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलता है। ठीक है। फ्यूल सरचार्ज 100 रुपीज़ तक का वेवर मिलता है इस केस में, दोनों कार्ड के केस में। एक्चुअली फ्यूल सरचार्ज 1% का होता है, यानी 100 रुपीज़ का मतलब ये हुआ कि 10,000 रुपीज़ तक का अगर कस्टमर पेट्रोल डला रहा है तो कस्टमर को कोई भी फ्यूल सरचार्ज नहीं लग रहा है। बैलेंस ट्रांसफ़र फैसिलिटी ये काफ़ी यूनिक फीचर्स है हमारे SBI कार्ड के अंदर, यानी कि आप अपने एग्जिस्टिंग किसी भी क्रेडिट कार्ड का, जो भी आपके वॉलेट में क्रेडिट कार्ड है, किसी का भी बिल हमारे क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे कर सकते हैं, जो आपको इमरजेंसी में काफ़ी हेल्पफुल होता है। जस्ट लाइक आप स्टेपनी जानते होंगे, गाड़ी में एक एक्स्ट्रा टायर हो लगा होता है जो कभी इमरजेंसी में काफ़ी हेल्पफुल होता है उस सिचुएशन में। उसी तरह अगर आपके पास SBI का एक क्रेडिट कार्ड है और जिसमें बैलेंस ट्रांसफ़र की फैसिलिटी है, वैसे SBI के सारे कार्ड में बैलेंस ट्रांसफ़र की फैसिलिटी है। कहने का मतलब अगर आपके पास SBI का कार्ड है तो आपके वॉलेट में जितने भी एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड है उसको मैनेज करना काफ़ी आसान हो जाता है आपके लिए। तो बैलेंस ट्रांसफ़र फैसिलिटी को आप लोग बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं कस्टमर को सेल करने में। बैलेंस ट्रांसफ़र फैसिलिटी के लिए अगर हम डिटेल्स में कोई वीडियो बनाना चाहें तो लंबा वीडियो बनेगा, ये हम किसी और वीडियो में आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे बैलेंस ट्रांसफ़र कितना बेनिफिशियल होता है। तो आगे नेक्स्ट बेनिफिट की बात करते हैं।
नेक्स्ट बेनिफिट हमारा है फ्लैक्सी पे। फ्लैक्सी पे का मतलब होता है आपने जो भी ट्रांजैक्शन किया है उसको ईएमआई ईजी मंथली इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो, जो हमारे कार्ड में अवेलेबल है, और किसी भी 2500 से अब के ट्रांजैक्शन पे फ्लैक्सी पे को यूज किया जा सकता है। इसके अलावा चूंकि एसबीआई इंडिया का लोकल ब्रांड है, हमारा मैक्सिमम मर्चेंट के साथ टाई अप होता है, रनिंग ऑफर की भरमार होती है एसबीआई कार्ड पे। आप खुद देखते होंगे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या इस तरह के वेबसाइट पे एसबीआई कार्ड पे हमेशा ऑफर होता है, या वेबसाइट की बात तो है ही, साथ में आप लोकल स्टोर पे भी जाओगे तो आपने देखा होगा कई बार कि जो भी बेनिफिट्स है एसबीआई कार्ड पे अलग से भी मिलता है। जैसे आपने इतने की शॉपिंग की तो आपको 5% डिस्काउंट है, 10% डिस्काउंट है। अगर हम बड़े ब्रांड की बात करें, जैसे अभी करंट में ऑफर चल रहा है आपका रिलायंस में चल रहा है 5%, इसी तरह की और भी वेबसाइट हैं, बिग बाज़ार तो खैर अभी है नहीं, जैसे बिग रिलायंस हो गया, विशाल मेगामार्ट हो गया, इस तरह के स्टोर पे भी हमारे ऑफर्स चलते रहते हैं। कार्ड की फ़ीस की बात करें तो दोनों कार्ड का फ़ीस 499 प्लस जीएसटी होता है, जो क्रेडिट कार्ड के पहले बिल में लग के आ जाता है। एंड सेकेंड ईयर से अगर 1 लाख का ट्रांजैक्शन कस्टमर कर लेता है पूरे साल में, तो सेकेंड ईयर का एनुअल फ़ी रिवर्स हो जाता है। बिल में लग के आता है लेकिन उसी बिल में आपको उसका रिवर्सल देखने को मिलेगा, यानी कस्टमर को फ़ीस नहीं पे करनी होती है अगर 1 लाख का ट्रांजैक्शन कर लेता है। साथ ही पहले साल का जो फ़ीस प्रोवाइड कर रहा है कस्टमर, ये पूरे एनुअल के लिए वैलिड होता है, 1 साल के लिए वैलिड होता है, जो कि फर्स्ट ईयर का फ़ीस होता है। इसके बदले भी कस्टमर को 499 वैल्यू का यानी 500 वैल्यू का इसमें सिंपली क्लिक कार्ड अगर है तो 500 का अमेज़ॉन का गिफ्ट वाउचर प्रोवाइड किया जाता है, जिसे अमेज़ॉन पे बैलेंस में ऐड करके रुपीज़ की तरह यूज किया जा सकता है। साथ ही सिंपली सेव कार्ड की बात करें तो सिंपली सेव कार्ड में कार्ड रिसीव होने के 60 डेज़ में अगर कस्टमर ने 2000 रुपीज़ का स्पेंड किया हुआ है तो 2000 बोनस पॉइंट मिल जाते हैं, जिसकी वैल्यू 500 रुपीज़ बनती है। यानी कि कस्टमर ने जो फर्स्ट ईयर का फीस दिया बैंक को, बैंक ने उसे वापस कर दिया। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे फीस लेना बैंक का मोटिव नहीं है, कमाने का मोटिव नहीं है। फीस एक्चुअली एक कार्ड को रनिंग लाने के लिए होता है, कार्ड के सारे सिस्टम को समझने के लिए होता है। पहले फीस लगती है, पॉइंट्स मिलता है, पॉइंट्स का रिडीम्शन होता है, बिल पेमेंट होता है। इससे क्या होता है, हर तरह की जो आगे होने वाली मतलब जो भी होना है आगे कार्ड के थ्रू, वो सब रिसेंट में हो पाता है और कस्टमर इन चीज़ों से अवगत हो पाता है। इसलिए फ़ीस का होना यहाँ पे कस्टमर से फ़ीस कलेक्शन नहीं है, फ़ीस का होना कस्टमर के लिए ये है कि कार्ड चालू हो सके, क्योंकि कस्टमर के पास बहुत सारे कार्ड्स होते हैं, कस्टमर कार्ड लेके कई बार भूल जाते हैं, आपको भी पता होगा ये चीज़। ठीक है, तो कॉमन बेनिफिट आपने समझ ही लिया और फीस का आपने समझ ही लिया। यहाँ हम डिटेल्स बेनिफिट की बात डिटेल्स में बेनिफिट पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं। कस्टमर को आपने फ़ीस भी समझा दिया, कस्टमर को आपने बेनिफिट्स भी समझा दिया। अब नेक्स्ट आता है आपका काम। ये बड़ी सावधानी से करनी होती है, क्योंकि अब कस्टमर भी एग्री है। अब हमें कस्टमर से कुछ डिटेल्स लेने होते हैं ताकि हम अब कस्टमर के एप्लीकेशन को प्रोसेस कर सकें। तो डिटेल्स जो होती है कॉमन डिटेल्स होती है, जहाँ पे कस्टमर का नेम लिया जाता है। नेम एज़ पर आधार हमें लेना होता है, एज़ पर पैन, अगर पैन कार्ड पे वैसे नेम सेम होना चाहिए, कस्टमर का सेम होता भी है पैन और आधार पे, लेकिन कई बार किसी किसी केस में पैन आधार पे नेम डिफरेंट भी होता है। तो हमें आधार वाला नाम भी लेना है, पैन वाला भी नाम भी लेना है। कहने का मतलब अगर दोनों सेम है तो एक ही लेना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, कस्टमर का मदर नेम, कस्टमर का मोबाइल नंबर जो कि कस्टमर के बैंक अकाउंट से बिल वगैरह से लिंक हो, क्योंकि आजकल सेकेंडरी मोबाइल नंबर भी लोगों के पास होते हैं जो कि ना बैंक अकाउंट से लिंक होते हैं ना उनके सिविल प्रोफाइल से लिंक होते हैं। तो ऐसे नंबर को लेने से बचें। कस्टमर का जो मेन नंबर होता है कस्टमर से उसकी डिमांड करें। ईमेल आईडी, पैन कार्ड नंबर हमेशा प्रोनाउंसिएशन के साथ लेने की कोशिश करें ताकि कोई मिस्टेक होने के चांस ना हो। होम एड्रेस प्लस लैंडमार्क। होम एड्रेस जो होता है कंप्लीट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने बिल्कुल शॉर्ट में ले लिया, हाउस नंबर ले लिया, अगर एरिया का नाम ले लिया और सिटी का नाम, पिन कोड, ये नहीं होना चाहिए। हाउस नंबर का मतलब ये होना चाहिए कि जहाँ अगर आपके पास वो एड्रेस हो तो आप उस पर विजिट कर सको, इवन बिना कस्टमर से बात किए। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि हाउस नंबर होना चाहिए, अगर फ्लोर है तो फ्लोर होना चाहिए, गली नंबर है तो गली नंबर होना चाहिए, कॉलोनी का नाम होना चाहिए और प्रॉपर लैंडमार्क होना चाहिए जो कि 100 मीटर 200 मीटर के अंदर हो, लोकल एरिया में हो। साथ ही हमारा सिटी का नाम, पिन कोड प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। फिर आती है बात कंपनी नेम की। कंपनी नेम प्रॉपर होना चाहिए। अगर कंपनी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ
कॉर्पोरेट अफेयर्स पे लिस्टेड होती है। तो अगर प्राइवेट लिमिटेड किसी कंपनी में लगा है तो उस केस में खास करके हमें ध्यान देना चाहिए कि कंपनी का नाम और स्पेलिंग हमने प्रॉपर लिया है या नहीं लिया है। कस्टमर से क्रॉस चेक भी करें इस चीज़ को। उसके बाद आती है डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन हमेशा प्रॉपर लेना है, ऐसा नहीं कि कस्टमर ने बोलचाल वाली डेजिग्नेशन बता दी। जैसे कई बार क्या होता है, बहुत जगह कस्टमर का काम होता है कुछ चीज़ को ऑपरेटिंग करने का, लेकिन एक्चुअल में उसका डेजिग्नेशन सीनियर एग्जीक्यूटिव या सुपरवाइजर या टीम लीडर या कुछ इस तरह के डेजिग्नेशन इंटरनल होते हैं या मैनेजर भी होते हैं, लेकिन जो बोलचाल की भाषा में वहाँ पे वो सुपरवाइजर बोला जाता है या फिर वो ऑपरेटर बोला जाता है। तो ज़्यादातर ये जो डेजिग्नेशन होते हैं कॉमन यूज़ में आते हैं, जैसे सुपरवाइज़र, अकाउंटेंट या फिर आपका इंचार्ज। इन सब डेजिग्नेशन में खास ध्यान रखें, क्योंकि ऐसे केस में कस्टमर का इंटरनल डेजिग्नेशन कुछ और हो सकता है जो आपके लिए बेटर ही होगा। जो ये कॉमन डेजिग्नेशन होते हैं ज़्यादातर हमारे केस में डिक्लाइन का कारण बनते हैं। तो आपको प्रॉपर डेजिग्नेशन ढूंढ के, प्रॉपर डेजिग्नेशन जो उनके पे स्लिप पे मेंशन होता है, कंपनी नेम जो उनके पे स्लिप पे मेंशन होता है, वही लेना है कस्टमर से। ठीक है, पिन कोड भी प्रॉपर होना चाहिए। ये सब जो डिटेल्स है ना, ये डिटेल्स हमें प्रॉपर तरीके से लेकर के एक हमारे पास लीड सीट होता है, उसमें फिल करके हमें हमारे पास ऑपरेटर होता है जो भी, जैसे परमिसेस में आप काम कर रहे होगे आपको ऑपरेटर मिला होगा, यानी आपके टीम को एक ऑपरेटर मिला होगा जिसे QDE ऑपरेटर कहते हैं। उनको आप ये डिटेल्स फिल करके दोगे। वो एक हमारे सेल्स 24 का एक हमारा एप्लीकेशन होता है जिसमें ये डिटेल्स इंटर करेगा। ठीक है, आप हमेशा ये ध्यान रखो कि ये डिटेल्स हमेशा करेक्ट होनी चाहिए। ये डिटेल्स आपकी नींव है, आगे इस डिटेल्स में चेंजेस ना करना पड़े। जितना कम चेंजेस होगा उतना आपके एप्लीकेशन की क्वालिटी बेटर होगी, यानी कि अप्रूवल के चांस अच्छे होंगे। ठीक है ना। नींव आप सोच के चलो कि कोई घर बनाना है, नींव हमने सही से नहीं डाली, नींव में कुछ चेंजिंग करना पड़ा, तो आप जान सकते हो ना ऊपर का स्ट्रक्चर फिर वो हिल जाएगा। तो कहने का मतलब नींव आपकी परफेक्ट होनी चाहिए, कस्टमर का डिटेल्स परफेक्ट होना चाहिए, चेंजिंग के चांस कम से कम हो। ये डिटेल्स जब आप लेकर के हमारे QD ऑपरेटर को देते हो तो QD ऑपरेटर उस डिटेल्स को सेल्स 24 ऐप के अंदर फिल करता है। ठीक है, फिल करने के बाद कस्टमर को एक SMS जाता है। उस SMS में एक ऐप नंबर होगा जिसे एप्लीकेशन नंबर बोलते हैं, लिंक होगा और एक ऐप कोड होगा। ऐप कोड एक्चुअली परमिशन होता है, कस्टमर का कंसेंट होता है कि आपने अप्लाई किया है। ठीक है, कस्टमर उस लिंक पे क्लिक करके, ठीक है, वहाँ पे एक कॉलम आएगा ऐप कोड डालने का, वो ऐप कोड डाल के सबमिट करता है। ठीक है, या फिर दूसरा ऑप्शन एक और होता है, उसी SMS में एक मोबाइल नंबर दिया होता है जो कि SBI कार्ड का होता है। उस मोबाइल नंबर पे उस पूरे SMS को कॉपी करके फॉरवर्ड करना होता है। अगर वो फॉरवर्ड भी कर दिया तो भी कंसेंट कस्टमर का मिल जाता है। ठीक है, जब ये कस्टमर लिंक में कोड डाल के सबमिट कर देता है, उसके बाद सिस्टम जनरेटेड जो SBI का पॉलिसी है SBI और सिविल चेक है, ये दोनों कंप्लीट हो जाता है। पॉलिसी चेक और सिविल चेक होने के बाद हमारा अप्रूवल और रिजेक्शन का रिजल्ट आ जाता है, जो कि सॉफ्ट अप्रूव्ड या शॉर्ट डिक्लाइन कहते हैं जैसे कि। ठीक है, हमारा ये अप्रूवल आने के बाद जब कस्टमर ने ये सबमिट कर दिया तो हमें अपने ऑपरेटर से कंफर्म करना होता है कि जो कस्टमर ने सबमिट कर दिया इसका अप्रूवल हुआ या रिजेक्ट हुआ। अगर अप्रूवल होता है तो हम आगे प्रोसेस पे बढ़ते हैं, अगर डिक्लाइन हो जाता है तो हमारा काम यहीं ख़त्म हो जाता है। ठीक है, आप वो डिक्लाइन रीजन पता कर सकते हो और किस वजह से डिक्लाइन हुआ है। कुछ डिक्लाइन रीजन ऐसे होते हैं जो आगे आने वाले 1 मंथ में, 15 डेज़ में, या फिर कई बार तो रिसेंट में भी रिसोर्स किए जा सकते हैं। या अगर आपका सॉफ्ट अप्रूव्ड हो गया है तो आगे का प्रोसेस चालू होता है। ठीक है, अब हमारा आगे का प्रोसेस होता है जो मैंने शुरुआत में आपको बताया था। कस्टमर की सैलरी 20,000 होनी चाहिए, कस्टमर का बैंक मेंटेन होना चाहिए 10,000 रुपये अमाउंट से या 5,000 रुपये अमाउंट से। ये सब चीज़ें जो है ना, यही ज़रूरत पड़ती है आगे के लिए, जिसको हम कहते हैं सरोगेट। ठीक है, तो हमारे पास कार्ड को सोर्स करने के लिए बेसिकली जो हमारे स्ट्रॉन्ग सरोगेट है वो 3 सरोगेट होते हैं। पहला सरोगेट है हमारा IQBS, दूसरा सरोगेट है हमारा IQAA, तीसरा सरोगेट है हमारा सैलरी स्लिप बेस्ड, और चौथा सरोगेट हम काउंट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। एक्चुअली जो चौथा सरोगेट है ना, वो जैकपॉट की तरह है। आप यहाँ देखें, यहाँ आपको समझ में आएगा। जब आपने QD सबमिट कराया कस्टमर से, या तो एप्लीकेशन डिक्लाइन होगा या अप्रूव्ड होगा। अब अगर अप्रूव्ड होगा तो उसमें 2 सिनेरियो बनेगा।
पहला सिनेरियो है जिसे हम NSDP कहते हैं, जिसमें हमें कोई भी सरोगेट डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कराने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि कस्टमर का जो सिविल प्रोफाइल है और बाकी डिटेल्स है वो कस्टमर का मैक्सिमम डिटेल्स मैच कर रहा है, या कस्टमर का स्कोरिंग हायर है, जिस वजह से बैंक ने नो डॉक्यूमेंट का फ्लैग दे दिया, नो सरोगेट डॉक्यूमेंट का फ्लैग दे दिया, जिसे हम लोग आम भाषा में NSDP बोलते हैं। 20 से 30% केसेस आप जो एप्लीकेशन लॉगिन कराते हो यानी QDE कराते हो, उसमें NSDP आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, NSDP में बस एक चीज़ ध्यान दे के चलना पड़ता है कि NSDP केसेस में हमारे डिटेल्स अगर परफेक्ट होते हैं, जो डिटेल्स हमने डाले हैं QD के अंदर, वो डिटेल्स अगर 100% सही हुए तो कार्ड हमारा मैक्सिमम टाइम अप्रूव्ड होता है। लेकिन इसमें गलती, अगर कुछ बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो गलती करते हैं, कस्टमर से सही डेजिग्नेशन नहीं लेते, सही कंपनी नेम नहीं लेते, और बाद में QD के बाद डीप स्टेज पे अगर एप्लीकेशन में कुछ भी चेंजिंग होना पड़ा तो वो एप्लीकेशन आपकी NSDP यानी सरोगेट वेवर से विथ डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट हो जाती है। तो ऐसे केसेस में हमें काफ़ी डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है। कहने का मतलब वो एप्लीकेशन हमारी ख़राब हो जाती है। तो हमें ध्यान देके चलना है कि अगर हमें NSDP का मैक्सिमम फ़ायदा लेना है तो हमें QD लेवल पे ही डिटेल्स को परफेक्टली इंटर करवाना है ऑपरेटर से। ठीक है, अब दूसरा होता है विथ डॉक्यूमेंट। एक तो NSDP हो गया, जो अप्रूव्ड होता है उसी में से NSDP होता है, उसी में से विथ डॉक्यूमेंट होता है। विथ डॉक्यूमेंट में आपको ऑपरेटर बताएगा कि ये IN 30 पे अप्रूवल है, IN 25 पे अप्रूवल है। ठीक है, अगर आप IQAA या IQBS कराते हो, ठीक है, IQAA होता है आपका बैंक नेट बैंकिंग के थ्रू डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कराना, और IQAA होता है आपके मोबाइल नंबर से जितने भी बैंक अकाउंट लिंक होते हैं उसके थ्रू उसको सेलेक्ट करके वेरिफिकेशन कराना। ठीक है, IQBS थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है, लेकिन IQAA करना आसान होता है, तो ज़्यादातर लोग IQAA का रास्ता चुनते हैं। मैं भी आपको सजेस्ट करूँगा आप IQAA चुन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। IQAA आसान है कस्टमर के लिए भी, आपके लिए भी। IQBS में क्या होता है, अलग अलग लेवल पे चेकिंग हो जाती है अकाउंट्स की, क्योंकि उसमें प्रॉपर स्टेटमेंट फैच होकर बैंक को जाता है। तो बैंक के प्रोस्पेक्टिव से IQBS ज़्यादा बेटर होता है और अप्रूवल के चांसेस भी अच्छे रहते हैं। IQAA में भी अप्रूवल के चांसेस अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ भी डिजिटल तरीके से बैंक को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करने के लिए मिल रहा है। ठीक है, अब तीसरा, जैसा कि मैंने बताया था कि एक सरोगेट और है, सैलरी स्लिप सरोगेट। तो ये जो आपका IN 30 और IN 25 आता है, इसके अकॉर्डिंग जितना भी सैलरी दिखा रहा है उतनी अगर नेट सैलरी कस्टमर के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रही है तो आप सैलरी स्लिप और बैंक स्टेटमेंट के बेस पे भी सोर्स कर सकते हैं। तो अब हम तीनों सरोगेट को थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं। ठीक है, तो IQBS में क्या होता है, IQBS कराने के लिए जब हमारा एप्लीकेशन अप्रूव्ड हो जाता है तो हमें एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाता है। अब हम बैकएंड को कॉल करते हैं। बैकएंड यहाँ पे जो हमारा बैकएंड प्रोसेस होता है वहाँ हमें कॉल करना होता है। या तो आप कॉल करोगे, आपके TL कॉल कर सकते हैं, या फिर आपके जो भी कोऑर्डिनेटर होंगे वो बैकएंड से कॉल करके कस्टमर को एक IQBS लिंक भिजवाते हैं। ठीक है, कस्टमर को जब IQBS लिंक मिलता है, कस्टमर उस IQBS लिंक को ओपन करता है। ठीक है, ओपन करने के बाद उसको एप्लीकेशन नंबर दिखता है अपना, जनरेट OTP करेगा, कस्टमर के मोबाइल पे OTP जाएगा, कस्टमर वो OTP मेंशन करेगा। उसके बाद कस्टमर के सामने आ जाएगा ऑप्शन अपलोड फ्रॉम बैंक, एंड एक अदर ऑप्शन आएगा 26AS समथिंग करके। तो कस्टमर को अपलोड फ्रॉम बैंक वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ड्रॉप डाउन मेन्यू से बैंक का नाम सेलेक्ट करना है। उसके बाद बैंक नाम सेलेक्ट करने के बाद नीचे ऑप्शन आएगा कि आपको क्या डॉक्यूमेंट्स के थ्रू IQBS कराना है, तो आपको हमेशा वहाँ पे बैंक स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। बैंक स्टेटमेंट सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेज आएगा, बैंक का पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे कस्टमर को अपना इंटरनेट बैंकिंग का यूज़र नेम एंड पासवर्ड इंटर करना है। एक बैंक से OTP आता है, वो वेरीफाई करने के बाद डॉक्यूमेंट्स बैंक को फैच कर जाता है। यानी डॉक्यूमेंट्स जो है बैंक स्टेटमेंट या बैंक की इन्फॉर्मेशन SBI को रिसीव्ड हो जाती है, वहाँ पे थैंक यू लिखा आ जाता है। फिर आप बैक एंड से कंफर्म कर लोगे कि हमने IQBS कराया, ओके और नॉट। दूसरा होता है हमारा IQAA, जो काफ़ी लोग पसंद करते हैं, मैक्सिमम लोग पसंद करते हैं। ये काफ़ी आसान होता है। ये एक्चुअली इसमें भी सेम प्रोसेस है, इसमें भी आप बैकएंड को कॉल करके IQAA का लिंक भिजवाओगे कस्टमर को। कस्टमर उस लिंक पे क्लिक करेगा। लिंक पे क्लिक करने के बाद उस मोबाइल नंबर से
लिंक पे क्लिक करने के बाद कस्टमर को बैंक का लोगो दिखेगा। जो भी बैंक कस्टमर का मेन बैंक है जिसमें या तो सैलरी ट्रांसफ़र होती है या ज़्यादा ट्रांजैक्शन करता है कस्टमर, उस बैंक को सिलेक्ट करेगा कस्टमर, नेक्स्ट करेगा। उसके बाद इस मोबाइल नंबर से जितने भी बैंक अकाउंट लिंक होंगे वो सारे बैंक अकाउंट एक साथ दिख जाएंगे कस्टमर को। अब इसमें आपके पास चॉइस ऑप्शन होता है कि आप अप टू 3 बैंक अकाउंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको पहले ऑप्शन पे वो बैंक अकाउंट जिसमें आपको लगता है कि 20,000 क्रेडिट हो रहा है, 10,000 से मेंटेन है, वो वाला सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद अगर आपका और भी अकाउंट है तो आप सेकेंड थर्ड में दूसरे अकाउंट को सिलेक्ट भी कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि हो सकता है आपकी कैलकुलेशन में कुछ कमी हो। एक्चुअल में फर्स्ट अकाउंट में क्राइटेरिया फुलफिल नहीं था लेकिन सेकेंड अकाउंट में क्राइटेरिया फुलफिल था, तो दोनों तीनों में से कोई भी अकाउंट में अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल होगा जो मैंने शुरुआत में ही बताया था 20,000 क्रेडिट और 10,000 या 5,000 से अकाउंट का मेंटेन होना, तो आपका एप्लीकेशन IQAA में अप्रूव्ड हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद वहाँ पे 3 कंसर्न मांगेगा कि ABC 3 ऑप्शन होगा। आपको A तो बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट होगा, B और C में आप ऑप्शनल सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि A और B को आप सेलेक्ट करके सबमिट कर दें। उसके बाद IQAA आपका सबमिट हो जाएगा, थैंक यू लिखा हुआ स्क्रीन पे आ जाता है। आपको सेम बैकएंड में कंफर्म करना है कि हमने कस्टमर का IQAA कराया है, ये अप्रूव्ड है या रिजेक्ट है। अगर अप्रूव्ड हो जाता है बहुत अच्छी बात है, अगर किसी कारण से डिले या फिर रिजेक्ट होता है तो आप इसमें रीट्राई भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि क्राइटेरिया फुलफिल था, किस बैंक ने ये रॉन्ग डिसीजन दिया है या कोई टेक्निकल इशू हो सकती है, तो आप इसमें रीसेंड करा के 1 टाइम अगेन आप ट्राई करा सकते हो IQAA को। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सरोगेट था सैलरी स्लिप बेस। ठीक है, अगर कोई कस्टमर डिजिटल जर्नी को पूरा नहीं कर पा रहा है या फिर डिजिटल जो मैंने बताया IQAA IQBS दोनों डिक्लाइन हो गया किसी भी रीजन से, ओरिजिन कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको पता है कि कस्टमर की सैलरी 25,000 आ रही है, अगर IN25 पे अप्रूव्ड हुआ है तो मतलब जब आप QD कराते हो ना उसी समय ऑपरेटर आपको बता देता है कि आपका एप्लीकेशन IN25 अप्रूव्ड है, IN30 अप्रूव्ड है। आप अगर IQBS IQAA में जाते हो तो वो 20 वाला क्राइटेरिया भी मैच करता है तो ये वाला अप्रूवल दिखा देता है आपको। लेकिन अगर हम डिजिटल सरोगेट में नहीं एप्लीकेशन को प्रोसेस कर पा रहे हैं तो उस केस में हम IN25 IN30 सैलरी स्लिप के बेस पे भी एप्लीकेशन को प्रोसेस कर सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होता है 2 मंथ की पे स्लिप, यानी लेटेस्ट मंथ की जो भी लेटेस्ट सैलरी स्लिप होती है। जैसे अभी आपका चल रहा है अप्रैल चल रहा है, तो अप्रैल में कुछ लोगों की सैलरी स्लिप आ गई होगी, कुछ लोगों की तो सैलरी भी नहीं आई होगी, तो हम पुराना ले सकते हैं, यानी फरवरी और मार्च लेकर के भी प्रोसेस कर सकते हैं। कोशिश करना है कि लेटेस्ट सैलरी स्लिप हम लें। ठीक है, साथ ही हमें बैंक स्टेटमेंट चाहिए होता है, तो ध्यान रखना है बैंक स्टेटमेंट वो चाहिए जिसमें हमने जो सैलरी स्लिप ली है वो सैलरी उसमें क्रेडिट दिख जाए और उसमें मिसमैच ना हो। जितना क्रेडिट हमारे सैलरी स्लिप पे दिख रहा है नेट सैलरी, वही बैंक अकाउंट में वहाँ पे दिखना चाहिए। ठीक है, ये हो गया बैंक स्टेटमेंट और सैलरी स्लिप हमें चाहिए। लेकिन बैंक ने कुछ केसेस में बैंक स्टेटमेंट को वेवर कर रखा है। अगर आपका कंपनी कैट ए कैट बी है, ठीक है, ये कैट ए कैट बी ना एक्चुअली कंपनी की कैटेगरी होती है। कैट ए होता है जो MNC कंपनी होती है, बड़ी कंपनी होती है जिनका टर्नओवर ये सब चीज़ें अच्छी है, वो कैटेगरी ए में हमारे पास होती है। कैट बी जो होता है गवर्नमेंट कंपनियों का वो होता है रैक होता है, यानी कि जो भी कंपनी गवर्नमेंट है वो कैट बी में हमारे यहाँ होती है। और कैट सी वो कंपनी होती है जो अभी नई कंपनी है, ठीक है, या टर्नओवर अभी कम है कंपनी का, तो वो सारी कंपनी कैट सी में होती है। अगर कोई कंपनी हमारे किसी भी लिस्ट में नहीं है तो उसे भी कैट सी ही माना जाता है। ठीक है, तो इस केस में मैंने जैसे बताया आपको कैट ए और कैट बी केस अगर है तो उसमें आप बैंक स्टेटमेंट नहीं भी लेंगे तो चलेगा, लेकिन उसके केस में कस्टमर के सैलरी स्लिप पे बैंक का अकाउंट नंबर पूरा मेंशन होना चाहिए और बैंक का नाम पूरा मेंशन होना चाहिए। इसको आप इस तरीके से समझें, कंफ्यूज मत हो। अगर कस्टमर के सैलरी स्लिप पे बैंक अकाउंट नंबर और बैंक का नाम पूरी तरीके से आ रहा है और कस्टमर का कंपनी कैटेगरी ए या कैटेगरी बी में है तो हम वहाँ पे बैंक स्टेटमेंट नहीं लेंगे तो भी हमारा एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाएगा, या हम नहीं लेंगे सिर्फ सैलरी स्लिप के बेस पे अपने एप्लीकेशन को प्रोसेस कर सकते हैं। अब ये कैटेगरी ए और कैटेगरी बी कैसे पता चलेगा, तो ये आपका जो ऑपरेटर होता है उसकी आईडी में दिखता है। अगर आपको सैलरी पे सोर्स करना है एप्लीकेशन को तो आप उससे पूछ भी सकते हो कि ये चेक कर देना मेरा कंपनी ये कैट ए या कैट बी किस में आ रहा है या कैट सी किस में आ रहा है। ठीक है,
साथ में कैट बी में एक और बेनिफिट्स है, अगर किसी कारण से कस्टमर सैलरी स्लिप नहीं दे पा रहा है लेकिन बैंक स्टेटमेंट है कस्टमर के पास, सैलरी स्लिप की जगह कस्टमर फॉर्म 16 पार्ट ए पार्ट बी भी दे सकता है। पार्ट ए पार्ट बी और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी हमारा एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाता है। और जहाँ तक हम कैट सी की बात करें, कैट सी में हमें कोई वेबर नहीं मिलता इस तरह का, हमें बैंक स्टेटमेंट और सैलरी स्लिप दोनों प्रेजेंट करना होता है। जब हमारा ये सरोगेट पूरा हो जाता है, सरोगेट को आप लोग मेरे ख्याल से समझ चुके होंगे। सरोगेट हमारे पास 4, अभी जब तक जितना हमने बताया इसके अकॉर्डिंग हमने 4 सरोगेट को समझाया। पहला है हमारा NSDP जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है। अगर NSDP आ गया तो हमें सरोगेट में कुछ नहीं करना है, हमारा सरोगेट कंप्लीट माना जाएगा। उसके बाद हम लोग अगर हम अपनी सहूलियत और कस्टमर की सहूलियत के अकॉर्डिंग देखें तो IQA, सेकेंड पे IQA ट्राई करना है। IQA ओके हो गया देन हमारा सरोगेट ओके। अगर IQA फेल हो गया हम IQBS ट्राई कर सकते हैं, या अगर ये सब कुछ भी नहीं हो रहा है, हमारे थ्रू कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो हम सैलरी स्लिप और बैंक स्टेटमेंट के बेस पे भी फाइल को कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सरोगेट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। सरोगेट पार्ट के बाद हमारा दूसरा पार्ट होता है KYC का पार्ट। KYC वीडियो कॉल के थ्रू भी हो सकता है और फिजिकल KYC भी हो सकता है। वीडियो कॉल के थ्रू KYC कराने के लिए फिर हमें जो हमारे पास एप्लीकेशन नंबर है, हमें उस पर वीडियो KYC का लिंक फॉरवर्ड कराना होता है। बैकएंड को कॉल करके हम वीडियो KYC लिंक कस्टमर को भेजते हैं। ठीक है, कस्टमर के पास ओरिजिनल पैन कार्ड का होना ज़रूरी है। कस्टमर वीडियो KYC लिंक पे क्लिक करता है, पैन से रिलेटेड कुछ डिटेल्स डालता है, डिजी लॉकर का ऑप्शन सेलेक्ट करता है, वहाँ पे अपना आधार नंबर डाल के डिजी लॉकर लॉगिन करता है। उसके बाद वीडियो कॉल का ऑप्शन आ जाता है, जहाँ पे बैंक एम्प्लॉय जो होता है वो सामने होता है। स्क्रीन पे जो कोड दिखता है वो बैंक एम्प्लॉय को बताना होता है। उसके बाद सामने के कैमरे से अपना फ़ोटो कैप्चर कराना होता है और पीछे साइड के कैमरे से अपना ओरिजिनल पैन कार्ड शो करना होता है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि पैन कार्ड 100% ओरिजिनल होना चाहिए। PVC कार्ड जो अलग से हम बनवा लेते हैं कई बार, या फिर फ़ोटोकॉपी, वो नहीं चलेगा। अगर वो होगा तो आपका KYC रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर ये ऑनलाइन KYC नहीं हो पा रहा है या कस्टमर के पास ओरिजिनल पैन कार्ड अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो आप फिजिकल KYC में भी जा सकते हैं। फिजिकल KYC के लिए भी सेम है कि बैकएंड को हमें कॉल करना होता है और कस्टमर का जहाँ पे कस्टमर मिलेगा वो एड्रेस वहाँ पे नोट कराना होता है और कस्टमर का प्रेफर्ड टाइम भी बताना होता है कि इस टाइम से इस टाइम कस्टमर इस एड्रेस पे मिलेगा। तो हमारा एक बैंक एग्जीक्यूटिव जाके कस्टमर का KYC कंप्लीट करके ले आता है। इसमें ध्यान देने की बात ये है कि ये फैसिलिटी केवल बड़े शहरों में अवेलेबल होती है। बड़े शहरों का कहने का मतलब ये है कि जो भी बड़े सिटीज़ हैं जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, या फिर मीडियम लेवल सिटी भी है जैसे पटना या फिर आप लखनऊ, या इस तरह के जो भी सिटीज़ हैं वहाँ पे अवेलेबल है। आप बैकएंड से पता कर सकते हो कि कहाँ पे ये अवेलेबल है, कहाँ नहीं है, या उनसे पूछ सकते हो कि हमारा ये एप्लीकेशन है, इस पिन कोड पे हमें KYC कराना है। वो बता देंगे आपको कि यहाँ पे KYC हो जाएगी या नहीं होगी। ठीक है, ये दोनों पार्ट कंप्लीट होने के बाद आप यहाँ ध्यान दो, एक तो हमारा होता है सरोगेट पार्ट। सरोगेट पार्ट कंप्लीट हो गया, KYC पार्ट कंप्लीट हो गया, यानी आपका एप्लीकेशन तैयार है प्रोसेस करने के लिए। ठीक है, जब एप्लीकेशन आपका तैयार हो जाता है प्रोसेस करने के लिए तो आप उस एप्लीकेशन को फाइनल लॉगिन कराते हो, जिसे हम कहते हैं डिप कॉल। ठीक है, ये एप्लीकेशन आपके TL या आपके DSA पार्टनर के द्वारा आगे SBI को भेजी जाती है, जहाँ पे इस कस्टमर को फाइनल कॉल किया जाता है। फाइनल कॉल का मतलब ये होता है कि कस्टमर का डिजिटल एप्लीकेशन करेक्शन करके आगे कस्टमर को भेजा जाता है। ठीक है, कस्टमर से सारी इन्फॉर्मेशन कॉल पे ली जाती है। कस्टमर को कार्ड के बेनिफिट्स बताए जाते हैं, कस्टमर को कार्ड के फीस बताए जाते हैं। अगर कस्टमर दूसरे कार्ड के लिए एलिजिबल है तो उस कार्ड के बेनिफिट्स भी बताए जाते हैं। फीस के साथ कस्टमर दूसरा कार्ड भी चेंज कर सकता है, वहाँ पे जो जो ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। मैक्सिमम टाइम कस्टमर को हायर कार्ड सोर्स किया जाता है कस्टमर के एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। तो कस्टमर को आप बता के रखें कि सर आपको आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग बड़े कार्ड के लिए भी बताया जाएगा। तो अगर आपको वो कार्ड अच्छा लगे तो आप फीस और बेनिफिट को सही से सुन के यस बोल सकते हो, आपका एप्लीकेशन उस कार्ड के लिए प्रोसेस कर दिया जाएगा। ठीक है, साथ ही डिप कॉल पे आपको ये ध्यान रखना होगा कि डिप कॉल 1600 नंबर से आता है। तो कस्टमर को ये बता के रखें कि सर आपके पास जो 1600 नंबर से कॉल आए तो आप कॉल को ज़रूर रिसीव कीजिएगा, वो हमारा बैकएंड SBI कार्ड का कॉल होता है। ठीक है, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन सही बतानी है।
प्रॉपर तरीके से बतानी है। साथ में आपको वहाँ पे ऑफिस एड्रेस एक एडिशनली बताना होगा। आपने ऑफिस एड्रेस फॉर्म भरते समय कहीं नहीं दिया था, तो ऑफिस का एड्रेस आप प्रॉपर बताइएगा। जो सैलरी स्लिप पे नाम होगा कंपनी का वो बताइएगा। साथ में आप जहाँ पे बैठते होंगे, जहाँ पे आपका सीटिंग होता होगा, उसके बाहर जो बोर्ड पे नाम लिखा होता है उस नाम के साथ अपना कंप्लीट ऑफिस का एड्रेस बताइएगा। ये बताने के बाद, सारी इन्फॉर्मेशन क्रॉस चेक करने के बाद कस्टमर को एक ई साइन लिंक भेजा जाता है। एक्चुअली ये जो ई साइन लिंक है, आप इतने टाइम जितने भी कस्टमर से डिटेल्स लिए, कुछ भी लिए, यहाँ कस्टमर ने कहीं साइन नहीं किया, आपने देखा ना, कहीं भी साइन नहीं किया, तो ये डिजिटली साइन होता है। साइन होता है तो कस्टमर को डिटेल्स दिखाना होगा ना कि उसके फॉर्म पे क्या फिल है, तो इसी के लिए एक लिंक भेजा जाता है जिसमें कस्टमर का पूरा फिल फॉर्म होता है। यानी जो डिटेल्स कस्टमर ने बताई है, जो डिटेल्स कस्टमर ने आपको बताई है, या जो डिटेल्स कस्टमर ने डिप कॉल पे, और ख़ास बात यह है कि डिप कॉल यहाँ पे रिकॉर्डेड कॉल होती है, जिसे क्वालिटी और ट्रेनिंग पर्पस के लिए और आगे के वेरिफिकेशन पर्पस के लिए सेव रखा जाता है। ठीक है, तो जो डिटेल्स कस्टमर ने यहाँ पे बताई है वो डिटेल्स फिल करते हुए कस्टमर को एक लिंक भेजा जाता है जिसमें कस्टमर को उसका एप्लीकेशन पूरा फॉर्म दिखेगा, जिसको कस्टमर सही तरीके से रीड करेगा प्रॉपर तरीके से। अगर उसमें कुछ मिस्टेक है तो कस्टमर वहाँ पे सही करा सकता है। लेकिन एक बार सबमिट होने के बाद ये फाइनल फॉर्म माना जाता है, इसके बाद इसमें कोई चेंजेस नहीं हो पाता है। ठीक है, कस्टमर ने फॉर्म को देख लिया, रीड कर लिया, उसके बाद कस्टमर उसमें आधार नंबर मेंशन करता है। नीचे एक ऑप्शन आता है जहाँ पे आधार नंबर मेंशन करके OTP डाल करके कस्टमर को फॉर्म को ई साइन करना होता है। ठीक है, ई साइन होने के बाद कस्टमर का एप्लीकेशन प्रॉपर तरीके से प्रोसेस के लिए आगे चला जाता है, जहाँ पे अलग अलग स्टेज में डिजिटल और फिजिकल तरीके से कस्टमर के डिटेल्स का वेरिफिकेशन होता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि एक्चुअल वेरिफिकेशन वही हो रहा है जो कस्टमर ने डिटेल्स हमें और डिप कॉल पे बताई है। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन कस्टमर ने बताई है, मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आज के समय में डिजिटल तरीके से हो जाती है। हो सकता है वो इन्फॉर्मेशन डिजिटल तरीके से अगले 1 घंटे में ही वेरीफाई हो जाए और कस्टमर का कार्ड 1 घंटे में अप्रूव हो जाए। लेकिन अगर डिजिटल तरीके से वो सारी वेरिफिकेशन नहीं वेरीफाई हो पाती है तो उसमें फिजिकल तरीके से वेरिफिकेशन होती है, जिसमें 5 डेज से 20 डेज़ का टाइम लगता है। ठीक है, ये सब वेरिफिकेशन होने के बाद आपका एप्लीकेशन या तो फाइनल अप्रूव्ड होगा या फिर आपका एप्लीकेशन फाइनल डिक्लाइन हो जाता है। फाइनल डिक्लाइन होने पे एक डिक्लाइन कोड मिलता है। डिक्लाइन कोड को आप सही तरीके से समझ के नेक्स्ट टाइम कस्टमर का एप्लीकेशन प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये चीज़ें डिक्लाइन कोड और बाकी चीज़ों के लिए एक लंबा वीडियो बनेगा, इसके लिए हम नेक्स्ट टाइम कभी आपको अलग वीडियो में इस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, जब आपका कस्टमर को कार्ड डिलीवर हो जाता है तो आपके अकाउंट में आ जाता है कि आपका कार्ड इतना बना है। लेकिन यहाँ पे एक और ध्यान देने वाली बात है कि कस्टमर को कार्ड तो मिल गया, लेकिन RBI गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर कस्टमर ने कार्ड रिसीव होने के 30+7 डेज़ के अंदर कार्ड को एक्टिव नहीं किया, एक्टिव का मतलब कोई ऐसा बहुत बड़ा वो नहीं है। एक्टिव का मतलब यह है कि कस्टमर ने पिन जनरेट कर लिया एटलीस्ट, या कस्टमर ने SBI कार्ड के वेबसाइट पे जा कर के अपने डेटा को लॉगिन कर लिया, यानी अपना लॉगिन ID पासवर्ड जनरेट कर लिया, तो भी कार्ड एक्टिव माना जाता है। यहाँ पे कोई ज़रूर नहीं है कि कस्टमर ट्रांजैक्शन ही करे। ठीक है, कस्टमर ने अपना कार्ड एक्टिवेट कर लिया, आपका काम लगभग ख़त्म हो जाता है। ठीक है, और इसका जो पे आउट होता है, पे आउट तो इसे आपको पहले ही मिल चुका होता है आपके DSA को, या जैसे भी आपको मिलना होता है। ठीक है, DSA के थ्रू आपको मिलता है एक्चुअल में, या फिर जैसा भी आपका वो है, वो तो अपने जो भी जहाँ पे आप काम करते हो वहाँ पे डिस्कस कर सकते हो कि कैसे पे आउट कब और कैसे मिलता है। ठीक है, कई बार लोग सैलरी पे काम कर रहे होते हैं, कई लोग कमीशन बेस पे भी काम कर रहे होते हैं, तो वो सब इंटरनल चीज़ें होती हैं, ये आप अपने सीनियर से डिस्कस कर सकते हो। लेकिन ये ध्यान रखना है कि आपका कार्ड 30+7 डेज़ में एक्टिव हो जाए, क्योंकि कई बार आपको पेमेंट्स मिलने के बाद भी उसमें कटौती हो सकती है, क्योंकि 30+7 डेज़ में कार्ड एक्टिव ना होने पर कार्ड अपने आप क्लोज माना जाता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान देना है। सबसे पहली बात है कि आपको सही कस्टमर सेलेक्ट करना है, उस पर पूरा फोकस करना है, कस्टमर को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देनी है। ठीक है, उसके बाद कस्टमर को सही कार्ड बताना है जो कस्टमर के लिए बेनिफिशियल हो, ताकि आगे कस्टमर को बेनिफिट मिलता रहे कार्ड से, और कस्टमर पॉजिटिवली कभी भी आप कस्टमर से कोई हेल्प या किसी भी तरह की सेल्स से रिलेटेड कोई हेल्प लेनी चाहो तो आपको हेल्प भी मिले। साथ में दूसरा चीज़, हमें सरोगेट को भी प्रॉपर तरीके से समझना चाहिए। सरोगेट, सही सरोगेट सेलेक्ट करना चाहिए
चाहिए, ठीक है, क्योंकि डिजिटल सरोगेट में अप्रूवल के चांस ज़्यादा होते हैं, एप्लीकेशन जल्दी प्रोसेस होता है, ठीक है। उसके बाद जो हम कस्टमर से इन्फॉर्मेशन लेते हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा हम लोग को ध्यान देना है कि कस्टमर से जो हमने इन्फॉर्मेशन ली है वो 100% करेक्ट होनी चाहिए, उसमें कम से कम चांसेस डीप कॉल के टाइम में हो, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहता है। इसके बाद और एक चीज़ ध्यान देने की बात है कि जब कस्टमर को कार्ड रिसीव हो जाता है तो कस्टमर 30+7 डेज़ में अपने कार्ड को एक्टिवेट कर ले, ठीक है। तो लगभग हमने हर चीज़ को कवर कर लिया है जो हमारे कार्ड को प्रोसेस शुरुआत से अंत तक, कार्ड अप्लाई से लेकर के कार्ड सोर्सिंग से लेकर के कार्ड डिलीवर तक में हमें ध्यान रखना होता है। तो कैसा लगा आप लोग को मेरा वीडियो, आप कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ, आशा करते हैं कि हमें पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा और हम इसी तरीके से आगे और भी वीडियो, ज़रूरी वीडियो, इम्पोर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।